सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। तो सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। तो आज के सेशन, बेसिकली आज की जो क्लास है वो एक तरीके से क्विज फॉर्मेट में होने वाली है। आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस दिखाए जाएंगे। 7 से 8 मिनट का टाइम मिलेगा हर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। चैट ऑफ रहेगी जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद मैं आपको समझाऊंगी और आप लोग मुझे अपने मार्क्स बताएं। आज की क्लास में जो पास मार्क्स है वो 7 है। कम से कम आपके 7 नंबर आने चाहिए आज की क्लास में, ये मुझे सबसे उम्मीद है। स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट द सेशन? एक्साइटेड एवरीवन? चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। सभी की स्क्रीन पे पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, अब बहुत अच्छे से सॉल्व करना। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट करें ना?
चलिए, शैल वी डिस्कस? देखते हैं क्या क्या स्कोर्स है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस पढ़े और हर क्वेश्चन में हमको जो कीवर्ड लग रहा था वो लिख लिया। तो यहाँ पे इंडिया का फॉरेस्ट कार्बन सिंक कैपेसिटी मुझे कीवर्ड समझ में आया। यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन समझ में आया। यहाँ पे नंबर था तो 11 मिलियन 2015-2023 ये समझ में आया। अच्छा, एम्बिशन वर्ड का मुझे क्या बताना था, चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव का सिनोनिम बताना था और एम्बिशन का एंटोनिम बताना था। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको आप क्या बोलते हो कि वो चीज क्या है, इम्पेरेटिव है। तो सिनोनिम क्या, चॉइस नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। हाँ, नेसेसिटी है, सजेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी भी हो सकता है, प्रायोरिटी मीन्स कि आप बहुत ज्यादा ऊपर रख रहे हो आप उस चीज को। चलो, इसके ऊपर मैंने छोटा सा टिक लगाया। अब मुझे एंटोनिम बताना है एम्बिशन का। एम्बिशन क्या है, आपकी सोच, आप क्या चाहते हो। तो कॉशन, केयरफुल होना इसका एंटोनिम तो नहीं है। हाँ, टिमिडिटी, आप डरपोक हो रहे हो। तो एम्बिशन है कि आप बहुत आगे की सोच रहे हो, टिमिडिटी आप डरपोक पना दिखा रहे हो, आप आगे की सोच ही नहीं रहे। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी। चलो अगला, इसमें हमको क्या कीवर्ड समझ में आया, अफॉरेस्टेशन एफर्ट, चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीगल और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, रिश्ता क्या है इनके बीच में। ग्रीन इंडिया मिशन, फिर से वही कीवर्ड निकल के आया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कीवर्ड निकल के आए। अच्छा, यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन था, फिलर का क्वेश्चन है, यहीं की यहीं करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पैसेज की बात करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया की जो अफॉरेस्टेशन स्टोरी है वो रेसल्ड है। रेसल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि उसमें ना बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोन आएगी ना वो नेगेटिव आएगी। कुछ कमियां हैं, कमियां हैं तो खराब कमियां हैं। इसका मतलब टोन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, चलो। प्लायंट का मतलब होता है जो हर चीज को फॉलो करे, एडहियरेंट हो, कंप्लायंट हो। तो प्लायंट तो पॉजिटिव टोन का हो गया, जो हर चीज को फॉलो करे। इम्बैलेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि गैप नाउन है और नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो इम्बैलेंस तो अपने आप में नाउन होता है, पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से इम्बैलेंस चला गया। अब ये टेनेशियस, म्यूलिश और स्टबन अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों ना आपके एक ही वर्ड के मीनिंग है, तीनों का मतलब होता है जिद्दी। अब यहाँ पे टेनेशियस एक पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है, जिद्दी तो हो लेकिन आप ठान के बैठो कि मुझे काम करना ही करना है, पॉजिटिव टोन है। तो ये वाला वर्ड टोन की वजह से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा है स्टबन और एक बच्चा है म्यूलिश। अभी जो गैप है, म्यूल जैसा, म्यूलिश का मतलब क्या होता है, खच्चर के जैसा, मतलब जिद्दी है लेकिन खच्चर के जैसा। इसको ये किस चीज के लिए शो करते हैं कि हम किसी इंसान के लिए शो कर रहे हो कि वो इंसान बहुत जिद्दी है। वो इंसान कैसा है, खच्चर के जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी है। और पर्सन के बिहेवियर के लिए यूज करते हैं जब वो इंसान जिद्दी होता है। यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गैप्स की बात हो रही है। तो म्यूलिश और स्टबन में हम कंपेयर करेंगे तो करेक्ट कौन सा आएगा, करेक्ट विल बी स्टबन। स्टबन मींस जिद्दी, मतलब ना चेंज होने वाले। समझ में आया। एडिटोरियल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता होगा, म्यूलिश, स्टबन और टेनेशियस ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। टेनेशियस मींस एक बार जो सोच लिया तो सोच लिया, उसको पूरा ही करना है, मतलब पॉजिटिव टोन है ये। म्यूलिश और स्टबन दोनों नेगेटिव टोन है, ये भी जिद्दी है और ये भी जिद्दी है। लेकिन म्यूलिश को हम इंसान के लिए यूज करते हैं, ना कि किसी और चीज के। चलो अब आएंगे हम पैसेज को क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। चलो, इंडिया जो है दो जरूरतें हैं उससे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ग्रोथ भी करनी है, हमें डेवलपमेंट भी करना है। तो फॉरेस्ट की जगह उनको सही जगह मिल रही है। ठीक है, अभी ग्रीन इंडिया मिशन आया है, वो फॉरेस्ट लाना सबसे आगे रख रहा है। एम्बिशन क्या है कि इतने सारे फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाए। ये सिर्फ लैंड को ग्रीन करना नहीं है, ये इंडिया का जो वादा है कि हम इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवा लेंगे इस डेकेड की एंड तक। अब सवाल कैसा है, कितना इंडिया लैंड रिस्टोर करता है, ये तो है ही सवाल, बट साथ के साथ कैसे करता है। एक स्टडी हुई, उन्होंने बताया कि 12% कम हो गई है हमारे फॉरेस्ट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सॉइल सूखती जा रही है। तो इंडिया हो सकता है अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहा हो, लेकिन ये फॉरेस्ट कम इफेक्टिव होते जा रहे हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो पुराना अजम्पशन क्या था कि ज्यादा ट्री ज्यादा कार्बन सिंक, लेकिन इसका मतलब है कि हमें ऐसा रिस्टोरेशन करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट स्ट्रांग बन सके। तो ये क्या कह रहा है, इतने में इतने सारे अफॉरेस्टेशन हुआ है,
इतना पैसा दिया गया है फॉरेस्टेशन के लिए, इतना ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, इन सब पे फोकस किया जा रहा है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन चैलेंज क्या है? पॉलिसी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना। कुछ कमियां आ रही हैं। कमियां क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही डिजाइन में और पैसे में। इतने सारे इंडियंस हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ये एक्ट उनको सशक्त बनाता है कि वो अपने लैंडस्केप को खुद प्रोटेक्ट करें। फिर भी प्लांटेशन ड्राइव जो होती है, इन कम्युनिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है, इससे विश्वास खत्म हो जाता है। और लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। ओडिशा में इन कमिटीज को इंटीग्रेट किया गया है प्लानिंग में। छत्तीसगढ़ में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सारी चीजें करने में। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे पैराग्राफ को स्किमिंग किया और हमको मेन आइडिया क्या समझ में आया? 3-4 मेन आइडिया समझ में आए। पहला मेन आइडिया क्या समझ में आया हमको कि इंडिया में फोकस किया जा रहा है अफॉरेस्टेशन पे। दूसरा मेन आइडिया हमको क्या समझ में आया कि ट्रीज की एफिशिएंसी कम होती जा रही है, फॉरेस्ट की एफिशिएंसी कम होती जा रही है, इसलिए फोकस करना पड़ेगा कि कार्बन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करवाया जाए, कार्बन सिंक क्रिएट करने में। तीसरा मेन आइडिया क्या समझ में आया हमको कि 3 गैप्स हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करती है, पहला गैप ये था, और भी 2 गैप्स थे। चौथा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जहां पे कम्युनिकेट किया जा रहा है, कमिटीज को भी प्लानिंग में इंटीग्रेट किया जाए। तो ये पूरा का पूरा मेन आइडिया था जो हमें स्किमिंग से समझ में आया। अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या था? इंडिया का फॉरेस्ट कार्बन सिंक की कैपेसिटी क्या होती जा रही है? पहले मुझे ऑप्शंस मत देखो, आंसर बताओ। हमारे फॉरेस्ट की कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सबको पता है डिक्लाइन होती जा रही है। आंसर बताओ। इंप्रूव हो रही है लगातार, कंसिस्टेंटली मींस लगातार इंप्रूव हो रही है। और किसके प्रोपोर्शनल, किसके इक्वल कि कितना जितना फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है उतनी कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं, हाँ डिक्लाइन हो रही है। आंसर इज बी। जिन लोगों का आंसर सही निकलता जाएगा वो +1 करते जाएंगे, है ना। हालांकि फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है लेकिन डिक्लाइन होती जा रही है एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से। सोलली वर्ड ने घोटाला कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ कितना फॉरेस्ट लैंड रिस्टोर्ड है उस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ सोलली वर्ड ने घोटाला किया। अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, गलत है। इसको आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली वर्ड ने फिर से घोटाला कर दिया। एक्सक्लूसिवली वर्ड का भी मतलब ओनली होता है कि आप इसको सिर्फ किस चीज को इवैल्यूएट कर सकते हो। असेसमेंट मींस इवैल्यूएशन, किस चीज के इवैल्यूएशन से कर सकते हो? कैनोपी। कैनोपी कवर समझते हो कि कितना ट्रीज कवर कर रहे हैं, ये कैनोपी होती है। एक ट्री है, एक ट्री ऐसे है, दोनों ट्री की मिल गई और एक पूरा का पूरा कवर सा बन गया, उसको बोलते हैं कैनोपी कवर। तो हमारी फॉरेस्ट की कार्बन सिंक कैपेसिटी कम होती जा रही है। अगला, ग्रीन इंडिया मिशन की जो अप्रोच है उसके पीछे क्या अजम्पशन है? ग्रीन इंडिया मिशन की सबसे पहले मुझे अप्रोच बताओ। ग्रीन इंडिया मिशन की क्या अप्रोच है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ। तो इनकी अप्रोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रिस्टोरेशन करो। नहीं, अच्छा, ग्रीन इंडिया मिशन की रिवाइज्ड वाली पूछी गई है। एक सेकेंड, रिवाइज्ड वाली अप्रोच, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्वांटिटी को क्वालिटी के ऊपर लैंड कवरेज। ए वाले बच्चों को एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला कि राम के पेरेंट्स ने बोला राम को, या ढोलू के पेरेंट्स ने ढोलू को बोला कि बेटा तुम हार्डवर्क करो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। पेरेंट्स ने क्या बोला? तुम हार्डवर्क करो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। क्वेश्चन है कि इसके पीछे पेरेंट्स का क्या अजम्पशन है? पेरेंट्स की ये जो बात है, तुम हार्डवर्क करो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, इसके पीछे पेरेंट्स का क्या अजम्पशन है? तो अजम्पशन पेरेंट्स का क्या होगा कि मेहनत करने वालों का रिजल्ट अच्छा आता है, मेहनत करने वालों का रिजल्ट अच्छा आता है, या मेहनत से सक्सेस मिलती है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस तरह के अजम्पशंस होंगे उनके। तो अजम्पशन में क्या कभी शुड आ सकता है? शुड तो एक सजेशन की तरह होता है कि आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए, इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए।
तो शुड तो एक अजम्पशन होता है कि हार्डवर्क से रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, नहीं, अजम्पशन है जो आप बात मान के चल रहे हो। जो बात मान के अगर चल रहे हो तो वो बात आपके लिए फैक्ट हो गई, तभी तो आपका अजम्पशन है वो, आप उस अजम्पशन को मान के चल रहे हो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अजम्पशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा? तो ढोलू के पेरेंट्स का क्या अजम्पशन है? हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। उनका क्या अजम्पशन है? हार्डवर्क जनरेट्स सक्सेस। हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। तो आपके अजम्पशन में कभी भी शुड नहीं आ सकता। तो क्या हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते थे कि अजम्पशन में कभी भी सजेशन नहीं आ सकता? अजम्पशन है आप जो मान के चल रहे हो, मान के चल रहे हो, और किसी को सजेशन देना, दो अलग अलग बातें होती है। चलो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या उनका ये अजम्पशन था क्या कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं। फिनेंशियल इंसेंटिव्स अकेले सफिशिएंट है? अकेले, अकेले वर्ड ने घोटाला कर दिया कि सिर्फ पैसा लगाओ और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। क्या वो इस बात को मान के चल रहे थे क्या कि सिर्फ पैसा लगाओ और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा? अगर जो रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स हैं, जो हम कदम उठा रहे हैं फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनको अगर हम पॉलिसीज के साथ बना देंगे तो उनका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। हाँ, ऑथर ने इस बात को बोला था कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन हो। ऐसी पॉलिसी बनाओ कि आपको इतने फॉरेस्ट उगाने हैं, ऐसी पॉलिसी बनाओ इतने ट्रीज लगाने हैं। तो वो क्या अजम्पशन अज्यूम करके चल रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल मैच कर गया। क्लाइमेट प्लेजेस को, जो वादे होते हैं, उनको आप पूरा कर सकते हो बिना इकोलॉजिकल रेजिलियंस फैक्टर्स के, मतलब इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग बिना बनाए। ई वाले बच्चों को महापापी अवार्ड मिल रहा है। इन्वायरमेंट को बिना स्ट्रॉन्ग बनाए क्या आप क्लाइमेट का वादा पूरा कर सकते हो? बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इज डी, कि अगर हमने रिस्टोरेशन के लिए पॉलिसी बना दी तो रिस्टोरेशन और अच्छे से हो जाए। चलो अगला। ये अजम्पशन वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन ने 11 मिलियन से ज्यादा हेक्टेयर कर लिया। अभी हमने जब एक कीवर्ड मार्क किया था तो हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि 11 पॉइंट समथिंग मिलियन किया है ना? याद आ रहा होगा सभी को। नहीं याद आ रहा तो देखो, 11.22 लिखा हुआ था। 11.22 मिलियन हेक्टेयर्स हो चुका है ना? तो ये तो क्लियरली मेंशन था। इंडिया का फॉरेस्ट कवर परसेंटेज डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है भाई। डिक्रीज कहां से हो गया? इंक्रीज हुआ है। यहां डिक्रीज लिखा हुआ है, बिल्कुल ही गलत है। फॉरेस्ट राइट एक्ट इंश्योर करता है कि अपने आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा सारी की सारी ड्राइव्स में। या सारी ड्राइव में ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा? अपने आप कैसे होगा भाई? ऑटोमेटिक वर्ड ऑल सब में अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ही गलत है। दैट इज ए ओनली फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर। अगला, ये हमने कर ही लिया। इनमें से कौन सा है जो बताता है कि अफॉरेस्टेशन एफर्ट में इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं? अच्छा, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या थे? 3 गैप्स की बात करी गई थी। कितने गैप्स की बात करी गई थी? 3 गैप्स की बात करी गई थी। तो पहले मुझे बताओ कौन कौन से 3 गैप थे वो? 3 गैप कौन कौन से थे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इकोलॉजिकल डिजाइन, एक डिजाइन का गैप था। और एक फाइनेंसिंग, कि पैसा अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो 3 गैप्स यहाँ पे लिखे हुए थे। चलो अब देखते हैं। फाइनेंसिंग, इकोलॉजिकल डिजाइन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑप्शंस देखते हैं। फाइनेंशियल एलोकेशन हैज बीन इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द स्केल ऑफ रिस्टोरेशन रिक्वायर्ड, लिखा हुआ था फाइनेंसिंग। एक्सक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज फ्रॉम प्लानिंग अंडरमाइंस बोथ, ये भी लिखा हुआ था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इकोलॉजिकल डिजाइन आर ऑफन ओवरलुक, ये भी लिखा हुआ था। तीनों ही लिखे हुए थे। 3 की बात हो रही थी, तीनों ही है। आंसर इज ई, ऑल 1, 2 एंड 3 सारे के सारे हैं। मैम उसमें 11.25 और इधर 11 है, मोर देन 11 लिखा हुआ है बेटा। एक बच्चे का डाउट है, पहले डाउट हैंडल कर लेती हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है?
ओवर 11, तो 11.25 इज ओवर 11, 11 तो ज़्यादा है इसलिए ओवर 11 लिखा है, 11.25। ठीक है, इस बच्चे का डाउट था। अगला पैसेज क्या सजेस्ट करता है लीगल फ्रेमवर्क को लेके और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन को लेके? पहले बताओ इम्प्लीमेंटेशन में और लॉ में क्या है? ऑथर ने बोला है कि लॉ बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया है, ये ऑथर ने बोला है नहीं इम्प्लीमेंटेशन अभी उतना अच्छा नहीं हुआ। ऑथर ने क्या बोला है? कमियां हैं, कमियां हैं इसका मतलब क्या है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हुआ। तो लीगल एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज में सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अभी कमियां हैं, और यहां लिखा हुआ है सक्सेसफुली चेंज कर दिया है प्रैक्टिसेस को। रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत ही नहीं होती, अननेसेसरी होते हैं रूल्स रेगुलेशंस, गलत है। हाँ, गैप है, परसिस्ट मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, जो उनको हक दिए गए हैं और जो उनका एनफोर्समेंट है कमी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को मना कर दिया सबने, फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक जैसे तरीके से सबने रिजेक्ट कर दिया है। लीगल कंडीशंस जो है ट्रांसलेट हो जाती है इंप्रूव्ड रिजल्ट में, बस लीगल कंडीशन बना दो ऑटोमेटिकली, वर्ड ने घोटाला कर दिया फिर से, ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। गड़बड़ हो गई, तो आंसर इज, चलो नेक्स्ट, कौन सा एस्पेक्ट है ग्रीन इंडिया मिशन का जो दिखाता है पुरानी अप्रोचेस से डिपार्चर को? पुरानी अप्रोच क्या थी और अभी की अप्रोच क्या है, उसमें क्या चेंज आया? तो बेसिकली ऑथर क्या पूछ रहे हैं कि पुरानी में और नई में क्या चेंज आया। पुरानी में क्या कह रहे थे? एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, पहले किसी और गवर्नमेंट को देते थे, ऐसा तो कहीं नहीं था। क्वांटिटेटिव टारगेट फॉर हेक्टेयर ऑफ लैंड, कुछ डेडलाइन भी दी है कि इस तारीख तक हो जाना चाहिए, इतना हेक्टेयर हो जाना चाहिए? नहीं। हाँ, फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी रिच लैंड्स के, तो फोकस उन एरियाज में हो रहा है जहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स लग रहे हैं, और अब पॉलिसीज के साथ मैच की जा रही है जी, ये तो सही लग रहा है। फॉरेस्ट का रोल पहचाना जा रहा है किस चीज को अचीव करने में? नेशनल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कमिटमेंट, कि कार्बन को कम करने में फॉरेस्ट का रोल है, तो पहले भी था अब भी थे। डी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, क्यों? कह रहे पहले वाले में और नए वाले में चेंज क्या आया है? ये तो पहले वाले में भी था कि फॉरेस्ट का रोल समझा जा रहा था, नए वाले में भी फॉरेस्ट का रोल समझा जा रहा है, तो ये तो कोई चेंज नहीं है, हमें चेंज बताना था। पिछले वाले से नए वाले में चेंज क्या है? पिछले वाले में था कि सिर्फ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ, नए वाले में है कि पॉलिसीज बनाई गई, नए वाले में है कुछ एरियाज पे फोकस किया गया, तो ये चेंज आया है। इम्प्लीमेंटेशन करो, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी इंप्लीमेंट करेगी, लोकल बॉडी इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था। अगला, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? ओडिशा और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? कि कम्युनिटी से लिंक करवाने के लिए, कि कम्युनिटी के साथ काम मिलजुल के करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तो इनका एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया था कि कम्युनिटी के साथ मिलजुल के काम करो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सक्सेसफुल रिस्टोरेशन के लिए जरूरत है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिटी के साथ लिंक करो, अलाइन करो, मीन्स मैच करो। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा इफेक्टिव होता है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क से। ट्राइबल रीजन को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो बाकी जगहों को नहीं करने पड़ते। एनिमल्स वगैरह को ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, कार्बन कम करने के गोल को मत करो। जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी ऑटोमेटिकली गारंटी कर दी कि बस एक कमेटी बना दो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्ड ने घोटाला कर दिया। आंसर इज, कम्युनिटी के साथ कदम से कदम मिला के चलो, इसलिए ऑथर ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया। क्या क्या स्कोर्स है सभी के आउट ऑफ 9? आपको पास होने के लिए 7 मार्क्स चाहिए। अब जितने भी नंबर आए हैं अगले पैसेज में आपको इतने नंबर लाने होंगे कि कम से कम आपके 7 नंबर तो आ जाए। स्टार्ट करें नेक्स्ट पैसेज। तैयार? एवरीवन रेडी? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
हाँ जी, शैल वी डिस्कस। इस पैसेज को करने के बाद ना आपका बहुत कुछ दिमाग खुला होगा। चलो डिस्कस करते हैं। न्यूटन जी का स्टेटमेंट, स्टैंडिंग अपॉन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, ठीक है, ये कीवर्ड लगा हमको। अगला करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, कोई कीवर्ड नहीं लगा। टोन में कोई कीवर्ड नहीं है। इसमें हु इन्वेंटेड द डिजिटल कंप्यूटर, ये पूरा का पूरा ही मिल जाएगा। JVA की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, JVA की इन्वेंटिव कैपेबिलिटीज, ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया। चलो अब पैसेज पे आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस एक इंसान नहीं करता है। इसैक न्यूटन इस बात को कह रहे थे कि मैंने देखा है कि एक इंसान बहुत सारे लोगों के शोल्डर्स पे खड़ा होता है, लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है इजी नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसने कंप्यूटर बनाया, आपको लग रहा होगा कि इसका कोई एक आंसर होना चाहिए, बट इसका आंसर एक नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स होंगे। एक आंसर ये हो सकता है। तो बेसिकली काम कोई एक इंसान नहीं करता, काम बहुत सारे लोग करते हैं। आप नाम किसी एक को दे देते हो। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक नहीं होता है। एक इंसान जिसका नाम सामने आ जाता है, वो बहुत सारे लोगों के शोल्डर्स पे खड़ा होता है। मतलब बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ। तो अगर आप पूछोगे हु इन्वेंटेड द डिजिटल कंप्यूटर, एक आंसर नहीं मिलेगा आपको, हर किसी के नजरिए से अलग अलग आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं JVA की। तो JVA इनके बेटे थे। ये एक 2 रूम के स्कूल हाउस में थे, इस टाउन में थे। इनकी जो स्टडीज थी बहुत तेजी से हुई, इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली इस एज तक। इनके पेरेंट्स इनको एनकरेज करते थे अलग अलग चीज करने की, और इसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी बनी। पापा इनको कैलकुलेटिंग डिवाइसेस देते थे, मम्मी इनको नंबर्स वगैरह बहुत सिखाती थी। इन सब की वजह से इनका रोल आया एक कंप्यूटर बनाने में। इन्होंने डिग्री यहाँ से ली, इन्होंने एक टीचिंग फेलोशिप यहाँ से ली। इनके पास बहुत सारे ऑफर्स थे, हार्वर्ड से भी ऑफर था, लेकिन इन्होंने यहाँ से किया। क्यों इन्होंने यहाँ से किया? क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन की अच्छी रेप्यूटेशन थी और ये पहला ऑफर था जो उनको मिला था। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब मुझे आंसर दो। पैसेज हमने समझ लिया। स्टैंडिंग अपॉन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स का मतलब क्या है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस एक इंसान नहीं करता है, सब मिलके करते हैं। तो न्यूटन ने इस बात को माना कि साइंटिफिक प्रोग्रेस कोलैबोरेटिव होती है। कोलैबोरेटिव में सब मिलके करते हैं, एक इंसान नहीं करता है, सब मिलके करते हैं। एक इंसान का नाम आ जाता है, लेकिन वो इंसान बाकी लोगों के भी शोल्डर्स पे खड़ा होता है। मतलब कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। न्यूटन का स्टेटमेंट का मतलब है कि जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो कम सिग्निफिकेंट होता है कलेक्टिव नॉलेज से। अच्छा, अब यहाँ पे ना बी कह नहीं सकते। न्यूटन ये नहीं कह रहे कि एक इंसान का कंट्रीब्यूशन कम है, एक इंसान के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कम है बाकी लोगों से या कलेक्टिव नॉलेज से। ये सेकंड वाले की ना थोड़ी सी नेगेटिव टोन आ गई। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जो सेकंड वाला है उसमें कंपैरिजन कर दिया कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। नहीं, ऑथर ने ये नहीं बोला कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ऑथर ने ये बोला कि सबने मिलके काम किया है। समझ रहे हो ये सेकंड वाला आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। ऑथर कंपैरिजन किसी को भी नहीं कर रहे कि इसका कंट्रीब्यूशन कम है, कलेक्टिव नॉलेज, सबकी जो नॉलेज है वो ज्यादा है, एक इंसान का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, बाकी लोगों का कम कम हो। अब कंपैरिजन न्यूटन ने कहीं भी नहीं किया। बस न्यूटन ने ये बोला है कि एक इंसान अकेले नहीं करता, बाकी लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब कोलैबोरेटिव होता है। पहले बताओ, बस समझ में आई कि सेकंड वाला क्यों नहीं है आंसर? स्टेटमेंट कहता है कि जो क्रेडिट देना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। थर्ड वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। क्रेडिट देना इजी है? नहीं है, इट्स नॉट इजी। क्लियरली बोला था ऑथर ने, इट इजंट दैट इजी। इजी नहीं है भाई। और यहां बोल रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ही उल्टा दे रखा है। तो आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर। अगला करेक्ट स्टेटमेंट, JVA के फादर इकलौते रिस्पॉन्सिबल थे क्या? मम्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी क्या? नहीं, मम्मी भी तो थी। इस सोलली वर्ड ने घोटाला कर दिया कि सिर्फ वो इकलौते जिम्मेदार थे जिसकी वजह से उनके बेटे का इंटरेस्ट आया मैथ्स में, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में। सोलली वर्ड ने गड़बड़ करी है।
डिजिटल कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है वो एक ही इन्वेंटर का है? नहीं, सबके नाम अलग अलग हैं, बिल्कुल गलत दे रखा है। कोई किसी से पूछोगे कुछ कहेगा, किसी से पूछोगे कुछ कहेगा। जेवीए को जो एक्सपोजर किया गया कैलकुलेटिंग डिवाइस का भी और नंबर सिस्टम का भी, इसकी वजह से उन्होंने इन्वेंशन किया, सही बात है। जेवीए ने ये वाला कॉलेज इसलिए चूज किया मेनली क्योंकि हार्वर्ड की रेपुटेशन खराब थी, और प्राइमरली मेनली रीजन यही था कि इसकी रेपुटेशन खराब थी हार्वर्ड की रेपुटेशन खराब होना रीजन नहीं था। रीजन क्या था? ये उनके पास पहला ऑफर आया था। रीजन क्या था? इसकी बहुत अच्छी थी, हार्वर्ड की खराब थी ऐसा कहीं नहीं बोला। जेवीए ने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कम स्पीड पे करी है? नहीं भाई, बहुत तेज स्पीड पे करी है। 15 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। पेस स्लोअर नहीं है, पेस फास्ट है, फास्टर है। तो आंसर इज अगला। पैसेज की टोन कैसी थी? ऑथर ने किसी की बुराई करी है क्या? क्रिटिकल का मतलब होता है बुराई करना, नहीं। ऑथर इमोशनल हो रहे हैं? सेंटिमेंटल इज इमोशनल, क्या ऑथर इमोशनल है? नहीं। ऑथर आपको किसी बात को लेकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान भी जाओ ना, अब तो मान भी जाओ ना। क्या ऑथर कन्विंस कर रहे हैं? नहीं। क्या ऑथर फैक्ट्स बता रहे हैं? ऑथर फैक्ट्स बता रहे हैं। ऑथर किसी को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ऑथर फैक्ट्स बता रहे हैं बेसिकली कि इन्होंने इस एज में ग्रेजुएशन करी, इनके मम्मी ये करती थी, इनके पापा ये करते थे, इन्होंने इस कॉलेज में किया, इस कॉलेज को मना कर दिया। फैक्ट्स बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टोन है। अगला, हु इन्वेंटेड द डिजिटल कंप्यूटर, इस बात को लेकर आप क्या कह सकते हो? बहुत सारे आंसर्स हैं, नजरिए की बात है। इस एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हैं, नजरिए की बात है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सिंपल है क्या? और हर कोई एक ही बात कहेगा? नहीं, क्वेश्चन सिंपल नहीं है, हर क्वेश्चन, हर किसी का आंसर अलग होगा, नजरिए की बात है। क्वेश्चन दिखाता है कि क्रेडिट देना कितना मुश्किल है भाई, किसी एक इंसान को क्रेडिट नहीं दे सकते कि तुम्हारी वजह से कंप्यूटर आया, बहुत मुश्किल है भाई क्रेडिट देना किसी एक इंसान को। ये तो ऑथर ने बोला ही था मुश्किल है। आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, क्या इन्फर कर सकते हो इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेके जो उनका करियर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हार्वर्ड को मना कर दिया था क्योंकि इनके पास एक और इंस्टीट्यूट को इन्होंने हाँ किया था। इन्होंने फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को ऊपर रखा कि पैसे किस में ज़्यादा लगेंगे या पैसे किस में कम लगेंगे, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस नहीं। इन्होंने ओनली वर्ड ने फिर से घोटाला कर दिया, इन्होंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि पास था इनके घर से पास था इसलिए सिलेक्ट किया? नहीं। इन्होंने हार्वर्ड को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि लगा था छोटे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं, इनका विश्वास ऐसा था कि छोटे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं? नहीं। इनका जो डिसीजन था वो मेनली इन्फ्लुएंस था क्योंकि मम्मी पापा को ये वाला कॉलेज का लोकेशन पसंद था, पेरेंट्स को ये इसका लोकेशन पसंद था, इसलिए इन्होंने सिलेक्ट किया। इन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इनको एक तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी भी पसंद थी, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, और दूसरा पहला ऑफर था, मतलब टाइमिंग भी अपने डिसीजंस में टाइमिंग को भी बहुत मैटर किया, पहला ऑफर था तो इसलिए सबसे पहला ऑफर इसको एक्सेप्ट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आप निकाल सकते हो जेवीए की इन्वेंटिव कैपेबिलिटीज को लेके? ये जानबूझ के 2 रूम के स्कूल हाउस में गए थे, इनकी ये जानबूझ के स्ट्रैटेजी थी जिससे कि लर्निंग का पोटेंशियल बढ़ जाए। क्या जानबूझ के गए थे क्या ये 2 रूम स्कूल हाउस में? जानबूझ के तो नहीं गए थे भाई, जानबूझ के इतने छोटे से में उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मैं 2 रूम वाले ही स्कूल में जाऊंगा, मेरी स्ट्रैटेजी है। इनको अलग अलग चीजें सीखने को मिली अपने दोनों पेरेंट्स से, इसके इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी थिंकिंग में। सही बात है, मम्मी ने भी कुछ सिखाया, अलग चीजें सिखाई कैलकुलेशन को लेकर, पापा ने भी कैलकुलेशन को लेकर अलग अलग चीजें सिखाई। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, इनको वेराइटी मिली। इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धि वाली, दिमाग वाली। स्टिम्युलेशन का मतलब क्या है? एनकरेजमेंट। तो इनको अलग अलग तरह का एनकरेजमेंट मिला दोनों पेरेंट्स से, इसकी वजह से इनकी थिंकिंग अच्छी हो गई, कंप्यूटेशनल थिंकिंग अच्छी हो गई। इनकी जो इतनी तेजी से प्रोग्रेस हुई, ये क्या है कि इनकी जो कैपेसिटी थी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एट अ यंग एज, कि बहुत ही यंग एज पे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी ग्रेजुएशन इतनी जल्दी हो गई। सही बात है, यंग एज से इन्होंने इतना कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। पापा इनको कैलकुलेशन सिखाते थे, मम्मी इनको बाकी चीज़ें बेस क्या सिखाती थी मम्मी, वो भी याद नहीं है। मम्मी क्या सिखाती थी, कुछ बेस लिखा हुआ था ना, हाँ, नंबर सिस्टम्स वगैरह सब सिखाती थी। तो बचपन से ये सब करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी जल्दी कर ली।
आंसर इज बी, फोर्थ सेक्शन। हाँ जी, क्या मार्क्स है आउट ऑफ 15 सभी के? स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 15? सभी लोग अपने मार्क्स बताएंगे। तो अब ये दोनों के दोनों हमने जो पैसेजेस किए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क के, और वो भी मेंस लेवल। तो ये वाला जो पैसेज हमने किया है एसबीआई पीओ मेंस का है लास्ट ईयर का, और जो इससे पहले वाला जो हमने पैसेज किया था इट वाज आईबीपीएस क्लर्क मेंस लास्ट। कर पा रहे हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? पहले कैसे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, फिर स्किमिंग करनी होती है, फिर क्वेश्चंस पे आना होता है। इजी लग रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अब सभी को? अभी एक क्लास और होगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारे आरसीज कराऊंगी। कल हमारी ग्रामर ग्रंथ की क्लास है जहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज़ को हम सीखेंगे। तो क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की 3 बजे से करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस की क्लास है कुछ सर की। तो आई होप सभी को आज के सेशन में मज़ा आया होगा। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक पूरा का पूरा आइडिया देना है ग्रामर का, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी है आप सभी को। तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, ग्रामर ग्रंथ की पहली क्लास है कल। तो कल मिलेंगे 8 बजे एडिटोरियल में और 11 बजे ग्रामर ग्रंथ की फर्स्ट में। आई होप सभी की जो उम्मीदें हैं परफेक्शन से वो पूरी हो रही है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, आगे आने वाले प्रोफेशनल क्लासेस में और भी बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस करें। खूब सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ईजी लगने लग जाएगा। आरसी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस प्रैक्टिस की कमी होती है, इसकी वजह से वो डिफिकल्ट लगता है। तो खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएगा। चलो, तो 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। Thank you, God, for giving me such a wonderful life. Thank you, God, for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you, God, for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन करते हैं कि मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना आज की क्लास का support@nimishabansal.com पे। ये जीमेल आईडी है बेसिकली कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो सभी लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड